आज इस क्लास में हम बात करेंगे आपके नर्वस सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में जो भी आपके नर्वस सिस्टम है उसकी कंप्लीट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर एक पॉइंट पे अपन बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं नर्वस सिस्टम में, उनको समझ में नहीं आता कि नर्वस सिस्टम का डिवीजन क्या है, इसमें आपका जो भी ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्व है, आपके जो भी क्रेनियल नर्व है या स्पाइनल नर्व है वो क्या है। तो हर एक बच्चे का जो भी डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लास को आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरी देखनी है। अभी अपनी क्लास हम उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो भी नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है भाई, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जितनी भी आपकी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज है उनको कौन कंट्रोल करता है, कौन कोऑर्डिनेट करता है, वो करता है आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हेल्प करता है बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए क्विकली इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस। जैसे आपको लगा कि बॉडी में इंटरनली या एक्सटर्नली कोई चेंजेस हो रहे हैं तो ये बॉडी के लिए क्या करता है, उसी टाइम पे आपका रिस्पांस दिखाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट लिखे, वो ध्यान से देखना। इट इज द फास्टेस्ट कंट्रोलिंग सिस्टम। बॉडी का फास्टेस्ट कंट्रोलिंग सिस्टम कौन है, वो है आपका नर्वस सिस्टम। ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम से भी क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट है, क्विक है। ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है मैसेज को इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के द्वारा। ठीक है, उसकी फॉर्म में। चलिए, ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट बॉडी सिस्टम। जो बॉडी के अलग अलग आपके सिस्टम है उनके बीच में ये कोऑर्डिनेशन का काम बिठाता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या करता है कि बॉडी की जितने भी आपके कंट्रोल है, जो भी आपकी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। और यहाँ पे ये बॉडी का सबसे फास्टेस्ट क्या है, आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल चेंजेस हो रहा है तो ये क्या करता है, क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ आपके क्लासिफिकेशन के आधार पे। तो नर्वस सिस्टम है, हम उसको दो आपके क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपन दो चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक जो अपने आप होती है, सोमेटिक जो अपन बॉडी से यानी जो अपने कंट्रोल में होती है वो होती है सोमेटिक। ऑटोमेटिक जो अपने आप होती है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी दो होती है, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ये पूरे जो भी चीजें अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका जो भी क्लासिफिकेशन में अपन ने सबसे पहले बात की किसकी, आपके नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये आप देख रहे हो, ये पूरा आपको देखने को मिलता है ऐसे। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट हो गया ब्रेन और एक हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं भाई। ठीक है, ये आपके सीएचओ में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि जो भी स्पाइनल कॉर्ड है वो कौन से सिस्टम का पार्ट है। तो बहुत सारे बच्चों को तो सही किया, सीएनएस कर दिया, लेकिन कुछ बच्चों को लगा कि ब्रेन होता है सेंट्रल और जो भी नीचे वाला होता है वो क्या होता है, पेरिफेरल। तो भाई जो भी आपका स्पाइनल कॉर्ड है ये किसका पार्ट है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब देखिए इसका काम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, एक्ट एज द कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन सेंटर। ये आपके कंट्रोल और इंटीग्रेशन सेंटर का काम करता है। जो भी आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन उसको क्या करता है, ये रिसीव करता है, एनालाइज करता है जो भी इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, फिर जो भी मोटर रिस्पॉन्स है वो भेजता है। ठीक है, ये कंट्रोल वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी दोनों एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, आपकी वॉल्यूंटरी हो या इनवॉल्यूंटरी। ठीक है, जो आपके हाथ में है, जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं या जो आपकी मर्जी से शरीर में नहीं हो रहा, वो दोनों कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए नेक्स्ट मैं आगे वाले पे बात करता हूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको हल्का फुल्का बता रहा हूँ जिसके दिमाग में आपके अंदर एक बनी रहे कि हाँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और फिर बाकी के आपके हाथ पैर है। ठीक है, बाकी के जो भी शरीर है उसको आपको कौन सप्लाई करता है, वो पेरिफेरल। ठीक है, एक होता है ना कि मतलब बीच में होता है सेंट्रल और फिर जो भी आपके दूर दूर होते हैं पेरिफेरल। ठीक है, तो देखिए पेरिफेरल जो भी आपका नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट है, एक होते हैं क्रेनियल नर्व और एक होती है स्पाइनल नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व होती है 12 पेयर और ये होती है 31 पेयर। चलिए देखिए, आप देख सकते हो आपका जो भी पीएनएस है उसके दो पार्ट हो गए, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। ये देख सकते हो जो भी आपके ब्रेन से जो भी वेव निकल रही है वो होगी क्रेनियल। ठीक है, और जो स्पाइनल से जो भी आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होगी वो क्या हो गई, आपकी स्पाइनल नर्व। ठीक है, देखिए ये कनेक्ट करती है सीएनएस को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, ये आपके जो भी सीएनएस को है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरी बॉडी से क्या करती है, अलग अलग पार्ट में क्या करती है, उनको जोड़ने का काम करती है। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है।
है, ठीक है। जो भी यूं समझो कि मेरे यहाँ पे पिन चुभी, मेरे दिमाग को पता चला कि हाँ यहाँ पे पिन चुभी है, तो वो सेंसेशन जो फीलिंग है, फीलिंग सेंसेशन तो मेरे दिमाग तक लेके जाएगा कौन, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो भी आपका मोटर इंपल्स निकलेगी, सीएनएस, मेरा ब्रेन बोलेगा भाई वहां से हाथ हटाओ, वहां पे कुछ चुभ रहा है, तो जैसे ही यूं लगा मैंने इसे कर लिया, तो वो क्या है आपका, यहाँ से सेंसेशन गया और फिर मेरे दिमाग से क्या गया, मोटर रिस्पॉन्स आया कि मेरे दिमाग ने बोला कि हाथ को वहां से हटाओ, वहां पे पिन चुभ रही है, ठीक है। ये हो गया मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं नर्वस टिश्यू। आपका नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू कौन कौन से, आपके न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं आपका क्या है कि जो भी आपका नर्वस सिस्टम है वो नर्वस टिश्यू से मिलकर बनाता है, और जो भी आपका नर्वस टिश्यू है वो न्यूरॉन प्लस में न्यूरोग्लिया से मिलकर बना होता है, ठीक है। कोई भी पूछ ले कि आपका नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया क्या बनाते हैं, आपका नर्वस टिश्यू बनाते हैं, और नर्वस टिश्यू मिलकर आपका क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। चलिए इसके बारे में देखिए, नर्वस सिस्टम ये किससे बनके मिलके बना होता है, नर्वस टिश्यू से, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। आगे इसके बारे में बात करते हैं, न्यूरॉन क्या है, तो देखिए जो भी आपका न्यूरॉन क्या है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम की, ठीक है। और देखिए इसको हम कौन से नाम से भी जानते हैं, हम इसको बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो मत भूल जाना कि न्यूरॉन ही है, कहीं आप सोचो कि वो तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, यहाँ पे न्यूरोग्लिया मत कर देना, ठीक है। पैरेंकाइमा ऑफ नर्वस सिस्टम, वो भी किसे कहते हैं अपन, आपके न्यूरॉन को। एक न्यूरॉन को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज है वो जरूरी है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। न्यूरॉन क्या होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं होती, ये नहीं कि एक की दो होगी, दो की चार होगी, ठीक है। ये क्या होती है, हाईली स्पेशलाइज्ड जो भी आपके सेल्स होती हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं होती। इनको जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। आपने देखा होगा कभी दिमाग काम नहीं कर रहा तो ग्लूकोज लीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, अपने आप ही थोड़ा दिमाग सही से काम करने लग जाएगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन है भाई, न्यूरॉन है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के पार्ट के बारे में। तो न्यूरॉन के पहले न्यूरॉन की साइज को समझिए, ये एक आपका क्या है, न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन का ये वाला पार्ट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं या फिर सोमा बोलते हैं, और जो ये लंबा वाला पार्ट है हम इसको एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। ये आप सभी समझ गए। अब यहाँ पे देखिए बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे इसमें नेसल्स जो भी आपके ग्रेन्यूल्स है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको ये देखिए, ये ऐसे इस तरह की जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। यहाँ पे देखिए डेंड्राइट्स लिखा हुआ है, जो सिंगल एक ये तंतु है, ठीक है, ये फिलामेंट, हम इसको डेंड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे डब्बे जैसी ये जो भी संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, माइलिन शीट। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसको अपन बोलेंगे माइलिन शीट, और इनके बीच में जो भी गैप है हम उनको क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेनवियर बोलेंगे, ठीक है। ये पूरी संरचना को अपन क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। बॉडी और एक्सॉन ये पार्ट है किसके, आपके न्यूरॉन के। चलिए इसमें आते हैं, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं सेल बॉडी। जो आपको बड़ा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, मेन पार्ट और कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्यों बोल रहे हैं कि भाई इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। ये वाला ये जो पार्ट है ये क्या है भाई, आपका सोमा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए जो भी डेंड्राइट है, सेकेंड है डेंड्राइट। मैंने क्या बोला, जो ये फिलामेंट जैसे आपको संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है, डेंड्राइट। सिंगल डेंड्राइट, जो सिंगल ये एक है उसको अपन बोलते हैं डेंड्रोन। क्या बोलते हैं, डेंड्रोन। तो डेंड्राइट क्या है, ये ब्रांच प्रोसेस है। ये देखिए जो भी आपको शाखा जैसी जो भी ब्रांचेस दिखाई दे रही है वो क्या है, वो डेंड्राइट्स। ये क्या करती है, जो भी नर्व इंपल्स है उसको दूसरे न्यूरॉन से क्या करती है, ये वहां से रिसीव करती है। देखिए ये जैसे निकल रही है, तो इनसे जो भी आपकी नर्व इंपल्स है वो यहां से क्या करती है, रिसीव करने का काम करती है। नेक्स्ट मैं इसमें बात करूं, नेक्स्ट है वो एक्सॉन। जो मैंने बोला क्या कि लॉन्गेस्ट प्रोसेस है, अरे जो सबसे लंबा पार्ट है न्यूरॉन का वो क्या है भाई, वो आपका एक्सॉन है। वो क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। ये देखिए ईच न्यूरॉन हैज ओनली वन न्यूरॉन, हर एक न्यूरॉन में सिर्फ एक ही एक्सॉन होता है। ये क्या करता है, जो भी नर्व इंपल्स है उनको क्या करता है, सेल बॉडी से आगे लेके जाता है। सेल बॉडी ये सोमा से जो भी आगे नर्व से जो भी आपके इंपल्स है उनको आगे कंडक्ट करवाने का काम करता है। इसमें लास्ट में आता है, एक आता है सिनेप्स।
इस एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आए हैं। सिनेप्स क्या है? ये आपका एक जंक्शन का काम करता है, दो न्यूरॉन को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यूं समझो कि ये न्यूरॉन है, अब इधर से आपका जो भी ये एक और न्यूरॉन है, ऐसे इसे जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो इस वाले जो भी आपके जंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स वहां पे वो एक जगह है जहां पे दो न्यूरॉन जाके आपस में जुड़ते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। जो भी क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। क्यों? क्योंकि देखिए, ये एक इधर से न्यूरॉन आया, एक इधर से न्यूरॉन आया, ये आके आपके जुड़ गए। जो जुड़ रहे हैं, ये जुड़ने वाली जगह ये जगह है, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिनेप्स। ठीक है, अब इस न्यूरॉन से जो भी इंपल्स ट्रांसमिट हो रही है वो दूसरे न्यूरॉन में जा रही है, तो ये क्या कर रहा है? ट्रांसमिशन का काम कर रहा है, इंपल्स को ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। कौन? आपका सिनेप्स। ठीक है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन जहां पे आके जुड़ते हैं उस जगह को अपन बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है बच्चे, चलिए आगे मैं चलता हूं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपकी न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन पढ़ लिया। न्यूरॉन में क्या था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस जो भी सिस्टम है उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। अभी ये आपकी सेकंड जो भी सेल्स है वो होती है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या होती है? सपोर्टिंग सेल होती है। क्या होती है भाई? ये होती है आपकी सपोर्टिंग सेल होती है। न्यूरोग्लिया क्या है? हम इनको ग्लीलियल सेल के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में कोई ग्लीलियल सेल आ जाए तो ये मत कर देना कि न्यूरोग्लिया अलग होती है ग्लीलियल सेल। भाई ग्लीलियल सेल मतलब जो भी न्यूरोग्लिया है हम उसको क्या बोलते हैं? ग्लीलियल सेल भी बोलते हैं। ये क्या करती है भाई? सपोर्टिंग सेल का काम करती है। नर्वस सिस्टम में सपोर्टिंग सेल्स का काम कौन करता है? न्यूरॉन या न्यूरोग्लिया? आंसर होगा न्यूरोग्लिया। ठीक है, देखिए ये कोई भी आपके नर्वस जो भी इंपल्स है उसको ट्रांसमिट करने का काम नहीं करते। ट्रांसमिशन का काम कहां पे हो रहा था? न्यूरॉन में। ये नहीं करेंगे भाई, ये सिर्फ आपके क्या करेंगे? सपोर्टिंग सेल का काम करेंगे। ठीक है, और हम इसको किस नाम से भी जानते हैं? इसीलिए हम इसको नॉन न्यूरल सेल भी बोलते हैं। नॉन न्यूरल सेल। नॉन न्यूरल मतलब जो भी न्यूरल एक्टिविटी है उसको ट्रांसमिट कर रहे थे न्यूरॉन, ये नहीं कर रहे तो ये नॉन न्यूरल सेल। ठीक है, चलिए जो भी आपकी न्यूरोग्लिया है ये 2 तरीके की होती है। किस हिसाब से? ये आपके लोकेशन के हिसाब से। जो आपकी सीएनएस में पाई जाती है वो देखिए, सीएनएस कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल न्यूरोग्लिया जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। अब जो आपको यहाँ पे टोटल में 6 तरह की न्यूरोग्लिया के बारे में बात करूंगा। 4 पाई जाती है सीएनएस में और 2 पाई जाती है आपके किसमें? पीएनएस में। तो देखिए जो इधर वाली जो 4 है जिसमें होगी आपकी अपेंडिडाइमल होगी, इसमें ओलिगोडेंड्राइट हो गई, एस्ट्रोसाइट हो गई और एक होगी माइक्रोग्लिया। ये इधर वाली 4 वाली होती है सीएनएस में, उधर 2 है पीएनएस में। पीएनएस में जो पाई जाती है उसका नाम आराम से ध्यान में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों का नाम एस से शुरू होता है, सैटेलाइट और स्वान सेल, पीएनएस। ठीक है, जिससे दो सेल ऐसी होती है, जो न्यूरोग्लिया है उनका नाम एस से शुरू हो रहा है, वो पीएनएस में पाई जाती है। बाकी के जो 4 है वो किस में पाई जाती है? सीएनएस में पाई जाती है। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे मैं बात करता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके सीएनएस की जो भी न्यूरोग्लिया है उसकी बात करते हैं। इसमें आपके जो भी सबसे पहले आती है वो है आपकी एस्ट्रोसाइट। ये होती है स्टार शेप की और साइज में सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी न्यूरोग्लिया कौन सी है? आपकी एस्ट्रोसाइट, साइज में सबसे बड़ी है और कौन से शेप की होती है? स्टार शेप की। इस तरह की आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे ये रही, ये देखिए स्टार शेप में एक तारा होता है ना, उस हिसाब से। तो ये क्या होती है? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ऐसी कौन सी न्यूरोग्लिया होती है जिसकी संरचना स्टार जैसी होती है? वो होती है एस्ट्रोसाइट। ठीक है, नाम भी एस्ट्रो मतलब तारे। ठीक है, उसी हिसाब से मोस्ट कॉमन ग्लीलियल सेल इन सीएनएस में ये क्या है? मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। इनका एक काम क्या होता है? ये सपोर्ट करती है न्यूरॉन को और न्यूट्रिशन को। और सबसे जो मेन काम है जहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ वो है मेंटेन ब्लड ब्रेन बैरियर। एग्जाम में क्वेश्चन आया है जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका कंट्रीब्यूशन कौन करती है, कौन सी न्यूरोग्लिया करती है? वो करती है आपकी एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट कॉमन पाई जाती है। ये स्टार शेप की होती है और ये क्या होती है? बड़ी है साइज में। और क्या होती है भाई? ये ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने को भी मदद करती है। ठीक है, न्यूरोग्लिया क्या होती है? सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, सपोर्टिंग सेल्स है, इसको ग्लीलियल सेल भी बोलते हैं। ये किसी भी तरीके के आपकी नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट नहीं करती, इसीलिए हम इसको नॉन न्यूरल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आपके जो भी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये आपके माइलिन शीट का निर्माण करती है सीएनएस के अंदर। माइक्रोग्लिया ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट ग्लीलियल सेल। कोई भी बोले स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया कौन सी है भाई, तो कौन सी होगी? वो होगी आपकी माइक्रोग्लिया। माइक्रो जैसे नाम ही, माइक्रो मतलब सबसे छोटी, माइक्रो मतलब क्या होता है? सूक्ष्म।
ठीक है। तो माइक्रोग्लिया सबसे छोटी ग्लियल सेल माइक्रोग्लिया, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। अगर कोई भी फॉरेन बॉडीज है या डेड कोई भी आपके माइक्रोब्स या जो भी सेल्स है उनको क्या करती है, फेगोसाइटोसिस के कारण से उसको क्या करती है, इंगल्फ कर लिए, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। नेक्स्ट है अपेंडिडेमल सेल्स, ये आपके वेंट्रिकल जो ब्रेन होते हैं या फिर जो भी आपके स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या करती है, सीएसएफ के फॉर्मेशन और सर्कुलेशन में मदद करती है। कौन, अपेंडिडाइमल। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने बात की अभी जो भी सीएनएस की न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया क्या होती है, सपोर्टिंग सेल होती है, दो जगह पे पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, सीएनएस में, पीएनएस में। सीएनएस में आपके पाई जाती है आपके एस्ट्रोसाइट पाई जाती है, आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट पाई जाती है, माइक्रोग्लिया पाई जाती है, अपेंडिडाइमल पाई जाती है। कहां पे, सीएनएस में। अब मैं बात करूंगा पीएनएस में। जो भी न्यूरोग्लिया है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। कौन कौन सी, दो तरह की पाई जाती है। याद कीजिए मैंने बोला था पेरिफेरल में जिनका नाम एस से शुरू होता है। चलिए, स्वान सेल, जिन देखिए दोनों का नाम एस से शुरू हो रहा है। स्वान सेल ये माइलिन शीट का निर्माण करती है, किसमें, पीएनएस में। और ये आपके न्यूरॉन और सेल बॉडी के गैंग्लिया के अंदर क्या करती है, वहां पे इसके चारों ओर पाई जाती है। कौन सी, सैटेलाइट सेल। ठीक है, स्वान सेल, सैटेलाइट सेल, ये कौन सी आपकी न्यूरोग्लिया है, आपकी पीएनएस की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं मेनिंजेज। इंपॉर्टेंट है मेनिंजाइटिस, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। मेनिंजेज क्या होती है, आउटर कवरिंग लेयर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो भी आपका सीएनएस है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को दोनों को कवर करके एक लेयर रखती है, उसको अपन बोलते हैं मेनिंजेज। क्या बोलते हैं बच्चे, मेनिंजेज। चलिए देखिए मेनिंजेज क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसकी, आपके सीएनएस की। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कवर करती है किसको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ये नहीं कि ये सिर्फ ब्रेन को कवर करती है, नहीं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवर करने का काम करती है। चलिए, लेयर ऑफ मेनिंजेज। मेनिंजेज में कितनी लेयर होती है, वो होती है 3 लेयर होती है भाई। ठीक है, हम आउटर से इनर की तरफ देखेंगे तो आउटर मतलब बाहर की तरफ जो होती है दूर, ठीक है, और इनर मतलब पास। तो ड्यूरामीटर बाहर होती है और इनर जो भी आपकी इनर क्या होती है, पायामीटर। और बीच में क्या होती है, आपकी अरेकेनोइड डेप। ठीक है, दूर जो बाहर है वो हो गई आपकी ड्यूरामीटर, बीच में अरेकेनोइड और उसके नीचे आता है कौन सी, आपकी पियामीटर। ये सभी समझ गए। आपने देखा होगा एपिड्यूरल स्पेस, वो स्पेस जो आपके ड्यूरामीटर के ऊपर पाया जाता है, बीच वाला एरिया, वहां पे अपन क्या करते हैं, कई बार एनेस्थीसिया लगाते हैं, वो होता है एपिड्यूरल स्पेस। अरेकेनोइड, ठीक है, अरेकेनोइड और पियामीटर के बीच में एक स्पेस होता है, ठीक है, अरेकेनोइड। उसके सब मतलब सब अरेकेनोइड, अरेकेनोइड के नीचे वाला स्पेस होता है सब अरेकेनोइड। वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, सीएसएफ देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पे भी अपन क्या करते हैं, वहां से सीएसएफ का सैंपल लेते हैं, या फिर अपन वहां पे क्या करते हैं, कई बार एनेस्थीसिया का काम वहां पे भी करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ड्यूरामीटर, ये आउटर लेयर होती है। सबसे बाहरी लेयर कौन सी होती है, ये सीएचओ का क्वेश्चन था भाई, वो कौन सी है, ड्यूरामीटर। एरेकेनोइड मेटर, ये मिडल लेयर होती है। और लास्ट में बात करूं, पियामेटर, हाईली वेस्कुलर लेयर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई, ऐसी कौन सी मेनिंजेज है जिसको सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, वो होती है पियामेटर। देखिए भाई इनके पास में क्या हो रही है, ब्लड सप्लाई देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा हाईली वेस्कुलर, जिसपे ब्लड वेसल्स उसके पास में पाई जाती है, जिसमें ब्लड वेसल्स उसकी फैली रहती है, वो कौन सी, आपकी पियामेटर। ठीक है बच्चे, चलिए इसमें एक और बात करता हूं, सब अरेकेनोइड स्पेस, वो स्पेस जो कहां पे पाया जाता है भाई, अरेकेनोइड और पियामीटर के बीच में। मैंने बोला सब अरेकेनोइड, सब का मतलब होता है नीचे, किसके, अरेकेनोइड के नीचे। तो अरेकेनोइड के नीचे वैसे होता है पियामीटर। तो अरेकेनोइड और पियामीटर के बीच की जगह को अपन क्या बोलते हैं, आपका सब अरेकेनोइड स्पेस। स्पेस बिटवीन अरेकेनोइड और आपका पियामीटर, उसको अपन बोलेंगे सब अरेकेनोइड स्पेस, जिसमें आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, क्वेश्चंस का काम करता है। ब्रेन और आपके जो भी ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कोई भी किसी भी तरीके की शॉक से। ठीक है बच्चे, चलिए आगे अपन बात करते हैं आपका कि सीएसएफ। मैंने बोला कि आपका सीएसएफ घूम रहा है कहां पे भाई, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में अपने सब अरेकेनोइड स्पेस में देखा। अब बात करता हूं सीएसएफ, ये आपका क्लियरली वाटरी फ्लूइड होता है, आपके क्रोइड प्लेक्सस से सिक्रेट होता है, अरेकेनोइड विली में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। कांस्टेंट अमाउंट इसका होता है, इसका 120 ml। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम से कहां से क्वेश्चन आता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए हर एक पॉइंट, हर एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सीएसएफ क्लियर, ट्रांसपेरेंट और कलरलेस फ्लूइड होता है।
ये सीक्रेट कहां से होता है भाई? वो होता है कोरोइड प्लेक्सस से। एग्जाम में 4 से 12 क्वेश्चन आ चुका है। सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहां से सीक्रेट होता है? कोरोइड प्लेक्सस से। अब्जॉर्ब कहां पे होगा भाई? सीएसएफ कहां पे अब्जॉर्ब होगा? वो होगा एरिकेनोइड विली में। ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? 0.5 ml पर मिनट। कितना सीक्रेट होता है भाई? फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? 0.5 ml। ठीक है, आधा ml पर मिनट के हिसाब से। और पूरे डे में कितना होता है भाई? 500 से 720 ml। ठीक है, ये पूरे दिन की बात है, ये पर मिनट की बात है। चलिए, कांस्टेंट अमाउंट कितना होता है? वो होता है 120 ml। कांस्टेंट मतलब जो बना रहता है। यूं समझो कि अभी मेरे इस टाइम पे शरीर में मेरे में 100 क्या है, 20 ml क्या है? सीएसएफ है। आप बोल रहे हो सर 500 750 20 का क्या होता है? अरे भाई, ये क्या होता है? कोरोइड प्लेक्सस से बनता रहता है और फिर कहां से आपका एरिकेनोइड विली से अब्जॉर्ब होता रहता है। एक साइड से बना, एक साइड से अब्जॉर्ब हुआ। तो जो बीच में आपका कांस्टेंट है जो मेरे शरीर में पाया जा रहा है वो 120 ml ही है। बन तो रहा है लेकिन अब्जॉर्ब भी तो हो रहा है। ठीक है, चलिए, सीएसएफ का प्रेशर कितना होता है? वो होता है 10 to 15 सेंटीमीटर H2O। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? वो होती है 1.005। नॉर्मल सीएसएफ ग्लूकोज, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है भाई, नॉर्मल सीएसएफ ग्लूकोज होता है 42 से 60। देखिए, इससे दो चीजें होती है। अगर कभी भी आपको ब्लड जो भी सीएसएफ का ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कि बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, तो वहां पे ज्यादा जो भी आपका ग्लूकोज है वो काम में लिया जा रहा है। तो क्या हो गया? यूं समझो कि याद रखने के लिए कि बैक्टीरिया खा गया क्या? ग्लूकोज। तो शरीर में ग्लूकोज की कमी है, तो मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है सीएसएफ में तो डायबिटीज मेलाइटिस है। ठीक है, चलिए, लो ग्लूकोज किसको इंडिकेट करता है भाई? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। और हाई ग्लूकोज किसको इंडिकेट करता है? डायबिटीज मेलाइटिस को। ठीक है, सीएसएफ को हम क्या किस में करते हैं? लंबर पंक्चर वाले प्रोसीजर से क्या करते हैं? उसको कलेक्ट करते हैं। और साइट क्या होती है? एडल्ट में होती है L3 L4 और चाइल्ड में होती है, बच्चों में होती है L4 L5। ठीक है बच्चे, चलिए आगे मैं चलता हूं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके ब्रेन की। ठीक है, जो मेजर पार्ट है आपके एक पीस का सीएनएस का, ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में देखते हैं भाई। ब्रेन क्या है भाई? ह्यूमन ब्रेन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन में आता है आपके बॉडी में। ये क्या करता है? एक कंट्रोल सेंटर का काम करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल सेंटर का काम कौन करता है? आपका ब्रेन। ये कंट्रोल किसको करता है? हमारी थिंकिंग को, मेमोरी को, इमोशंस को, मूवमेंट को, ब्रीथिंग, हार्ट रेट और ऑलमोस्ट जितनी भी अपन जो भी चीजें कर सकते हैं जो अपनी शरीर में हो रही है, हर एक चीज को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? आपका ब्रेन। चलिए नेक्स्ट में देखिए। तो ब्रेन के साइज और वेट से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। साइज किस तरीके के होते हैं भाई? दिखने में आपको लुक लाइक सोप दिखाई देता है। रिंकल ऑर्गन, रिंकल मतलब सलवटें पड़ी होती है। देखिए ये सलवट जैसी पड़ी हुई है। ठीक है, रिंकल ऑर्गन है। अब इसका वेट कितना होता है? वो होता है 1300 से 1400 ग्राम, या मैं केजी में बोलूं तो 1.3 to 1.5 kg। एक एडल्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए, ब्रेन में 2 तरीके के सेल्स पाई जाती है, याद कीजिए। न्यूरॉन, ये लगभग होती है 100 बिलियन। और न्यूरोग्लिया, ये आपकी कितनी होती है? कई ज्यादा गुना होती है। किससे? न्यूरोग्लिया से, न्यूरॉन से। तो सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूरोग्लिया पाई जाती है। और न्यूरॉन क्या है? आपके 100 बिलियन पाई जाती है लगभग। न्यूरॉन क्या है? आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। न्यूरोग्लिया आपकी सपोर्टिंग सेल्स, ग्लिलियल सेल्स, नॉन न्यूरल सेल। ठीक है, चलिए देखिए पार्ट ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो सामने वाला होता है आगे का उसको अपन बोलते हैं फोर ब्रेन, बीच वाला होता है उसको अपन बोलते हैं मिड ब्रेन, और जो पीछे का होता है उसको अपन बोलते हैं हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो देखिए अभी अपन बात करते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन होता है, एक होता है मिड ब्रेन होता है, और एक होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, जो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट है वो आपका फोर ब्रेन, और जो ये वाला पार्ट है ये हो गया आपका मिड ब्रेन, और जो ये वाला पार्ट है वो क्या हो गया आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं सबसे पहले फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन का बारे में देखिए। फोर ब्रेन है, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? सेरेब्रम। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्या कि जो भी आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है वो है आपका सेरेब्रम। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, वैसे 4 से 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन
वो क्या है आपका सेरेब्रम। सेरेब्रम है, ये दो हेमिस्फेयर से मिलकर बना होता है, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। मतलब यूं समझिए कि आपका पूरा सेरेब्रम है, ये देखिए ये सेरेब्रम है, ये हो गया राइट, ये हो गया सॉरी लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, और एक होता है राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। इस तरीके से ये जुड़ के बना होता है, ठीक है। ये पूरा आपका जो भी आपका सेरेब्रम है लेफ्ट और राइट दोनों से ऐसे मिलकर बना होता है, और जो जो जहां से जुड़ा होता है उस पार्ट को अपन बोलते हैं क्या, कार्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं बेटा, कार्पस कैलोसम, ठीक है। तो जो भी आपका सेरेब्रल हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर होता है मतलब आधा पार्ट। तो ये हो गया एक, ये हो गया क्या सेरेब्रल हेमिस्फेयर, और एक हो गया, दोनों जुड़ के पूरा सेरेब्रम बनाएंगे, ठीक है। देखिए बोथ हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय कार्पस कैलोसम। एग्जाम में 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपके सेरेब्रम है वो दो पार्ट पाया, दो हेमिस्फेयर में पाया जाता है। अब दोनों जो भी आपके दोनों हेमिस्फेयर है किससे मिलकर से जुड़े होते हैं, कार्पस कैलोसम से। कार्पस कैलोसम को अपन क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, कमिश्नर फाइबर भी बोलते हैं। तो लार्ज, ये क्या है, कार्पस कैलोसम क्या है, लार्जेस्ट कमिश्नर फाइबर भी है, ठीक है। लार्जेस्ट कमिश्नर फाइबर ऑफ द ब्रेन, वो क्या है, कार्पस कैलोसम, जो दोनों आपके ब्रेन के जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर है दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। चलिए आगे इसमें मैं बात करता हूं आपके अब लोब्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। तो यूं समझो कि मैंने बताया कि आपका ये जो ब्रेन है वो मैंने सामने से देखा, ठीक है। तो सामने से जो देखा तो ये फोर ब्रेन का सामने जो भी ये फोर ब्रेन का जो भी पार्ट है, ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेरेब्रम की। अब इस सेरेब्रम को भी अपन पढ़ेंगे कि जो भी सेरेब्रम है इसमें जो भी लोब है उसमें आपको क्या क्या देखने मिलता है। तो सेरेब्रम के लोब में आपको देखने मिलता है फ्रंटल लोब, आपका पेराइटल लोब, आपका ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो लोब ऑफ, अपन किसकी बात करेंगे, लोब ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। सेरेब्रम के पार्ट देखिए, तो फ्रंटल लोब होता है, पेराइटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है। ये हो गया आपका फ्रंटल लोब, ये वाला है आपका पेराइटल लोब, ये वाला है टेम्पोरल लोब, और ये पीछे वाला ये वाला पार्ट है वो है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है बच्चे। चलिए तो आगे मैं सबसे पहले बात करता हूं फंक्शन आपके अलग अलग लोब्स के कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंटल लोब की, ठीक है, जो आगे वाला लोब है। तो भाई इसमें पाया जाता है आपका मोटार एरिया। मोटार एरिया क्या करता है, कंट्रोल करता है वॉल्यूंटरी मसल्स मूवमेंट को, ठीक है। ये वाला देखिए, ये यहाँ पे ये इतना इतना ये पार्ट क्या है, ये कौन सा लोब है, ये लोब है आपका फ्रंटल लोब। और ये वाला जो पार्ट है आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये वाला ये क्या है आपका मोटार एरिया, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है किसको, वॉल्यूंटरी जो भी आपके मसल्स मूवमेंट है उसको। और प्री मोटार एरिया ये क्या करता है, प्लानिंग करता है कि मूवमेंट करवानी है, ठीक है। यूं समझो कि मेरा हाथ काम कर रहा है मोटार एरिया के कारण से, अब मेरे दिमाग में प्लानिंग बनेगी कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है, जो भी करना है वो क्या होता है, प्री मोटार एरिया क्या करता है, उसकी प्लानिंग बनाता है। अब एक होता है प्री फ्रंटल एरिया, ये वाला एरिया ये क्या है, प्री फ्रंटल एरिया, ठीक है। यहाँ पे ये किसका काम करता है, थिंकिंग का काम करता है, रीजनिंग का काम करता है, जजमेंट का काम करता है और इंटेलिजेंट का काम करता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रीजनिंग से पूछा है कि जो भी आपकी बेसिक रीजनिंग का काम कौन कर रहा है आपकी ब्रेन में, फ्रंटल लोब काम कर रहा है, ठीक है। प्री फ्रंटल आपका कोर्टेक्स वाला एरिया। चलिए ब्रोका एरिया, ये मोटार स्पीच एरिया का काम करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एक्सप्रेसिव स्पीच के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई एक्सप्रेसिव स्पीच के लिए कौन सा एरिया जिम्मेदार है, ब्रोका या वर्निक्स। एक्सप्रेसिव रिसीव के लिए कौन सा जिम्मेदार है आपका, ब्रोका, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट आपका जो भी सेकंड लोब है वो है आपका पेराइटल लोब, ठीक है। जो आगे ये फ्रंटल हो गया उसके पीछे कौन सा था, पेराइटल। ये सोमेटोसेंसरी का काम करता है। सोमेटोसेंसरी मतलब आपका टिपी मतलब टच, पेन, टेम्परेचर और प्रेशर का काम कौन करता है, सोमेटोसेंसरी का, वो होता है पेराइटल लोब। और ये इसमें आपको एक एरिया और देखने को मिलता है जो टेस्ट का होता है, उसको अपन बोलते हैं गस्टेटरी एरिया। गस्टेटरी एरिया किस में देखने को मिलता है बच्चे, वो देखने को मिलता है आपको पेराइटल लोब में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आगे बात करता हूं टेम्पोरल लोब की। तो टेम्पोरल लोब में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ऑल्फैक्टरी एरिया देखने को मिलता है, सेंस ऑफ स्मेल। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई आपका ऑल्फैक्टरी एरिया कौन से वाले लोब में आता है, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल या फिर आपका टेम्पोरल। सही जवाब होगा टेम्पोरल, ठीक है। अकाउस्टिक एरिया, सेंस ऑफ हियरिंग, वो किस में आता है, आपके
टेम्पोरल में वर्निक्स एरिया। अगर मैं बात करूं रिसेप्टिव या सेंसरी स्पीच एरिया कौन सा है, वो है वर्निक्स एरिया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है अंडरस्टैंडिंग स्पीच, स्पीच को समझने के लिए। एक है आपका एरिया ऑफ मेमोरी जिसको अपन बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। अरे हिप्पोकैम्पस वाला एरिया कौन सा है, वो है आपका टेम्पोरल लोब। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है वो है आपका इंपॉर्टेंट ऑक्सीपिटल लोब। वो लोब जो पीछे वाला पाया जाता है, ये वाला लोब, उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब, जो विजन के लिए जिम्मेदार है। अरे ये क्वेश्चन तो एम्स में भी आया हुआ है, सफदरजंग वाली एग्जाम में भी आया हुआ है, ये आपके सीएचओ में भी आया हुआ है, और एक यूपीएससी और एचपीपीएससी वाली एग्जाम उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, पेराइटो टेम्पोरलो ऑक्सीपिटल एरिया, ये किसके लिए काम आता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उनका नेमिंग है उसके लिए अपन कौन सा एरिया होता है, एक होता है पेराइटो टेम्पोरलो ऑक्सीपिटल एरिया। अभी बता दूंगा कौन सा वाला एरिया। भाई देखिए, ये इधर वाला एरिया ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका, ये कौन सा हो गया बच्चे, ये हो गया आपका फ्रंटल। ठीक है, ये वाला एरिया ये कौन सा है भाई, ये है आपका पेराइटल। ठीक है, और ये वाला एरिया इधर से ऐसे, ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका टेम्पोरल, और ये जो पीछे वाला है वो कौन सा हो गया आपका विजन। और यहाँ पे इस तरीके से एक एरिया और होता है जिसको अपन बोलते हैं पेराइटो टेम्पोरलो ऑक्सीपिटल एरिया, जो आपके ऑब्जेक्ट को नेमिंग के लिए वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट लगा के एक बात है, देखिए जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर है वो कंट्रोल करते हैं अपोजिट साइड ऑफ बॉडी को। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे यूं समझो कि ये दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, ये ऐसे। ठीक है, दोनों किससे जुड़ के मिले हुए हैं भाई, ये किससे जुड़े हुए हैं, दोनों किससे जुड़े हैं, आपके कार्पस कैलोसम से। ठीक है, ये दो क्या हो गए, एक तो ये हो गया, एक ही हो गया, ये कार्पस कैलोसम से मिलके जुड़े हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए जो ये लेफ्ट साइड का ये हेमिस्फीयर है, ये किसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये देखिए ये जो आपका इस साइड का है ये कंट्रोल करता है किसको, आपके राइट साइड को। और जो आपका लेफ्ट साइड का, ठीक है, या फिर मैं बोलूं जो आपका ये राइट साइड का जो भी ब्रेन है वो लेफ्ट साइड को क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। अरे अपोजिट करता है, मेरा इधर वाला जो भी आपका ब्रेन है वो मेरे इधर वाली बॉडी को क्या करेगा, कंट्रोल करता है, और इधर वाला जो ब्रेन है जो भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो इधर वाली बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। समझ गए। चलिए देखिए, राइट हेमिस्फीयर ये लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर ये राइट साइड बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या है, ग्रे मैटर का होता है, ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है। अरे दो तरीके के मैटर होते हैं, एक होता है ग्रे मैटर होता है और एक व्हाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर आपको सीएनएस में देखने को मिलता है जहां पे आपके न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, मोटर कॉम्प्लेक्स का काम करता है वो, कौन सा, ग्रे मैटर। एक होता है व्हाइट मैटर जो सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करता है, व्हाइट कलर में होता है, वो होता है व्हाइट मैटर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है। रिले सेंटर का काम करता है किसका, मोटर एक्टिविटी का। कौन करता है, आपका बेसल गैंग्लिया। अब बेसल गैंग्लिया ये कॉम्प्लेक्स और स्किल मूवमेंट के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, ये मदद करता है आपके स्मूथ मूवमेंट और प्रॉपर पोस्चर बनाने में। अगर आपके बेसल गैंग्लिया में चोट लग गई, डैमेज हो गया, कौन सी डिजीज देखने को मिलता है, पार्किंसन डिजीज। कौन सी डिजीज, पार्किंसन डिजीज। ठीक है, चलिए थैलेमस पे बात करते हैं। थैलेमस क्या है, एक रिले सेंटर है किसका, सेंसरी एक्टिविटी का। आपकी सेंसरी एक्टिविटी का जो भी सेंसरी एक्टिविटी है उसका रिले सेंटर कौन सा है, वो है आपका थैलेमस। फंक्शन क्या रहता है, ये रिले सेंसरी इंपल्स का काम करता है, जैसे टच हो गया, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। कंट्रोल करता है परसेप्शन को किसको, पेन के, जो आपके किस में होता है, थैलेमस में। तो इसको अपन पेन गेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कंट्रोल करता है परसेप्शन ऑफ पेन। ठीक है, तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, पेन गेट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी भाई पेन गेट किसे बोलेंगे, तो पेन गेट ये हो गया आपका थैलेमस। पेन गेट कौन है भाई, वो हो गया आपका थैलेमस। ठीक है, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट में बात करूं हाइपोथैलेमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पाया जाता है आपका क्या, हाइपोथैलेमस। तो देखिए भाई हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, लिंक करता है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ने का। पीट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा था ऊपर बैठा बेटा, कौन, हाइपोथैलेमस। तो देखिए हाइपोथैलेमस का काम क्या क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम जो अपने कंट्रोल में है ही नहीं, ऑटोमेटिक काम करता है। हार्ट रेट आपके कंट्रोल में नहीं होती, बीपी, डाइजेशन ये आपके खुद के से नहीं होते, वो अपने आप होते हैं।
कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी हार्मोन है, ठीक है, उनको क्या करता है, कंट्रोल करवाने का काम करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड वो बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, पहले ये बोलते थे बच्चे, सर मास्टर ग्लैंड अपन पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को भी मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब अपन पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड नहीं बोलते, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड के नाम से पिट्यूटरी ग्लैंड ही जानी जाएगी। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड वो होती है हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि आपकी जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत सारे हार्मोन है, 6 तरह की जो भी आपके हार्मोन है वो क्या करती है, उनको सिक्रेट करने का काम करती है। ठीक है, जो भी आपके इंटीरियर पोस्टीरियर में आपका कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन और रेडियस को सिक्रेट करती है। इतने सारे हार्मोन है वो अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो जो भी कौन करवाता है उनको सिक्रेट कौन कर रही है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन उससे ऊपर कौन काम कर रहा है, आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मैसेज देगी पिट्यूटरी ग्लैंड को, तभी वो काम होगा। एक टीचर बोलता है कि बच्चे को भाई तुम्हें ये करना है, तो बच्चा वैसे करता है। तो मतलब जब बच्चे को मास्टर बोल दिया तो बच्चे का मास्टर क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं। ये क्या करता है, स्लीप अवेक साइकिल है, उसको बनाता है कि कब नींद आनी है, कब आपको जगना है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सर्केडियम रिदम, कि मैं कब सोता हूं। जैसे रात को अंधेरा होता है, ठीक है, अंधेरा होता है, उसके बाद में मेरी क्या होता है, हाइपोथैलेमस से मैसेज आता है कि भाई सोने का समय हो गया है। ठीक है, तो ये एडल्ट में कौन कंट्रोल करता है, वो होता है स्लीप अवेक साइकिल, आपकी हाइपोथैलेमस। इसीलिए एडल्ट में बायोलॉजिकल क्लॉक ऑर्गन कौन होता है, हाइपोथैलेमस। कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि जो भी चिल्ड्रन होते हैं उनमें सर्केडियम रिदम कौन कंट्रोल करता है, वो करता है पीनियल ग्लैंड। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि बच्चों में, छोटे बच्चों में आपका जो भी सर्केडियम रिदम जो कौन कंट्रोल करता है, आपकी पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड को अपन किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक इन चिल्ड्रेन। अगर बच्चों में पूछे कि बायोलॉजिकल क्लॉक इन चिल्ड्रेन, तो वो क्या है भाई, पीनियल ग्लैंड। बायोलॉजिकल क्लॉक इन एडल्ट, बड़ों में अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सी है, तो वो है आपकी हाइपोथैलेमस। चलिए, कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल नीड, अरे जो भी आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल नीड है जो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए, वो भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अरे भूख लगी है, प्यास लगी है, ठीक है, और वो तीसरा वो भी चाहिए, तो वो कौन आपकी वो डिजायर कौन कंट्रोल करवाता है, आपकी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को। एग्जाम में 4 से 5 बार क्वेश्चन आया है, अरे बॉडी टेम्परेचर को ब्रेन का आपका कौन सा पार्ट आपका कंट्रोल करने का काम कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो बच्चों हर एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज है वो नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन को अपन किस नाम से जानते हैं, मेसेंसेफेलॉन। फोर ब्रेन को जो पहला वाला था प्रोसेंसेफेलॉन। ठीक है, तो मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन, और एक होता है हिंड ब्रेन जिसको अपन रोम्बेनसेफेलॉन बोलते हैं। तो एक ये देखिए, मिड ब्रेन को अपन मेसेंसेफेलॉन के नाम से भी जानते हैं। मिड ब्रेन किसका पार्ट है भाई, ये आपके ब्रेन स्टेम का पार्ट है। ये पूरा देखिए, ये क्या है, ब्रेन स्टेम, और इसका आपका जो भी ये वाला पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये किससे मिलके बना होता है, ग्रे मैटर से मिलके बना होता है। जो आपके क्या इसमें देखने को मिलता है, इसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिनेमा और सबस्टेंशिया निग्रा देखने को मिलता है। कंट्रोल करता है किसको, विजुअल रिफ्लेक्स को, और ये रिले सेंटर है किसका, ऑडिटरी सेंस का। ठीक है, चलिए ये बात सभी को पता होगी। आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट में बात करता हूं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को अपन किस नाम से जानते हैं, रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, रोम्बेनसेफेलॉन से नाम जानते हैं। अब जो भी आपका हिंड ब्रेन है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है पोन्स, एक होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, और एक होता है सेरेबेलम। पोन्स ये आपकी रेस्पिरेशन की डेप्थ, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। वहां पे आपको न्यूमोटेक्सिक और अपनिस्टिक सेंटर देखने को मिलता है। मेडुला ऑब्लिगेटा के बहुत सारे काम है, आपका हार्ट रेट क्या चल रही है, ठीक है, आपका वेसोडाइलेशन होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, या फिर मैं बोलूं कि स्नीजिंग रिफ्लेक्स है, कफिंग रिफ्लेक्स है ना, ये आपका कौन कंट्रोल करने का, वोमिटिंग का रिफ्लेक्स कौन कंट्रोल करता है, वो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। और जो भी रेस्पिरेशन की, ये रेस्पिरेशन की रेट को कंट्रोल करता है, और ये रेस्पिरेशन की डेप्थ को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेरेबेलम क्या करता है, ये आपके बॉडी के अंदर बैलेंस बनाने का काम करता है। चलिए इन तीनों के बारे में अपन एक बार देख लेते हैं।
सबसे पहले मैं बात करता हूं पोन्स की। पोन्स में आपको दो सेंटर देखने को मिलते हैं, एक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एक होता है एपन्यूस्टिक सेंटर। ये दोनों सेंटर किसके लिए जिम्मेदार है? आपके डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, कि ब्रीथिंग का पैटर्न है वो क्या रहेगा उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है? आपका पोन्स। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मेडुला ऑब्लोगेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डियोवेस्कुलर सेंटर को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे कंट्रोल किसको करेगा? हार्ट कॉन्ट्रेक्शन को और हार्ट रेट को, ठीक है। हार्ट रेट क्या चल रही है, हार्ट कैसे क्या कंट्रोल, जो भी कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगेटा। ये एक वेसोमोटर सेंटर की भी तरह का आता है। वेसोमोटर मतलब जो भी आपकी ब्लड वेसल्स होती है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने का, उनको डायलेट करवाने का काम कौन करता है भाई? आपका कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोगेटा। इसको अपन रेस्पिरेटरी सेंटर के नाम से जानते हैं। रेस्पिरेटरी रेट मैंने वहां पे बोला था, पोन्स रेस्पिरेटरी जो भी डेप्थ है उसको कंट्रोल कर रहा था। रेस्पिरेटरी रेट को, रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या चल रही है उसको आपका कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोगेटा। रिफ्लेक्स सेंटर, रिफ्लेक्स, मेरे को खांसी आ रही है, मेरे को छींके आ रही है, मेरे को वोमिटिंग जैसा लग रहा है, ये वाला कंट्रोल कौन करता है भाई? वो करता है आपका मेडुला ऑब्लोगेटा, ठीक है। खांसी आ रही है, कफ सिरप पी ली, आपका जो भी मेडुला ऑब्लोगेटा क्या होता है? सप्रेस हो जाता है। तो वहां पे आपके जो भी कफिंग रिफ्लेक्स भी क्या हो जाएगा? वो भी सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट है वो है सेरेबेलम। सेरेबेलम को देखिए, सेरेबेलम ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम, उससे मिलता जुलता है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट सेरेबेलम। वो सेरेब्रम है, ये सेरेबेलम है, ठीक है। और ये इसमें भी आपको दो क्या देखने मिलता है? हेमिस्फेयर, मतलब ये भी ऐसे दो हेमिस्फेयर से मिलकर जुड़ा होता है। तो ये भी किससे मिलकर बना होता है? दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर से मिलकर बना होता है। और वो दोनों जो भी आपके सेरेब्रल हेमिस्फेयर है किससे? एक स्ट्रिप से जुड़ के मिले होते हैं जिसको अपन बोलते हैं वर्मिस। सेरेब्रम में कार्पस कैलोसम था, यहां पे किससे मिलकर जुड़े होते हैं? वर्मिस से, ठीक है। चलिए, ये काम क्या करता है भाई? बॉडी के अंदर पोस्चर है, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम का काम कौन करता है? वो करता है सेरेबेलम। मैं अभी ये बैलेंस बना के खड़ा हूं, ठीक है। आपके सामने मेरा एक पोस्चर आपको देखने को मिल रहा, ये मेरी बॉडी में कंट्रोल कौन कर रहा है? वो कर रहा है आपका सेरेबेलम, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ूं, नेक्स्ट अगन चलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड पे देखिए, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड ये आपके एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। याद कीजिए, मैंने बताया था, जैसे यूं समझो कि ये क्या है? ये आपका ह्यूमन ब्रेन था और इससे नीचे से यहाँ से आपका जुड़ा था क्या? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट है किसके? सीएनएस के। तो ये क्या है कि आपकी कैसी प्रोसेस है? ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस है और ये आपकी फॉर्म करती है किसका? आपकी न्यूरल ट्यूब का। ये किसका पार्ट है भाई? ये भी सीएनएस का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब ये एक्सटेंड होती है स्पाइनल कॉर्ड कहां से लेके कहां तक? स्टार्ट होती है आपके फोरामन मैग्नम से, जो ऑक्सीपिटल बोन का पार्ट है, ठीक है। और एंड कहां तक होती है? फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक, L1 तक, ठीक है। कोई भी पूछ ले कि भाई एक्सटेंड कहां तक रहती है, कहां से कहां तक रहती है, तो फोरामन मैग्नम से लेकर F जो भी आपकी L1 जो भी आपकी वर्टिब्रा है वहां तक। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लेंथ और डायमीटर, इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई कितनी होती है? लगभग 45 सेंटीमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड है उसकी नॉर्मल लेंथ है वो कितनी होती है? तो होती है 45 सेंटीमीटर। अरे डायमीटर कितना होता है? वो होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपकी रिफ्लेक्स की। रिफ्लेक्स को समझिए कि कोई भी स्टिमुलस होती है उसमें अपन इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स दिखाते हैं। यूँ समझो कि है ना, अचानक आप रोटी बना रहे थे, रोटी बनाते बनाते तवे पे अचानक आपका गरम उंगली टच होगी ना, गरम तवे पे उंगली टच होगी, तो अचानक से अपन क्या करते हैं? जैसे कर रहे थे, ये होता है, अचानक से आप ऐसे खींचते हो, ठीक है। तो वो क्या है? रिफ्लेक्स। मतलब आपका क्या होता है कि कोई भी स्टिमुलस है उसके खिलाफ आपको क्या हुआ? इनवॉल्यूंटरी आपका रिस्पॉन्स देखने को मिला, ठीक है। अचानक आप देखते हो ऐसे खड़े हो, पीछे से आके कोई गुदगुदी ऐसे करता है तो अपन उछल के गिरते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, रिफ्लेक्स क्या है? एक अनकॉन्शियस इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स होता है कोई भी स्टिमुलस के प्रति। रिफ्लेक्स एक्शन ये बहुत ही फास्ट होता है और ये प्रोटेक्टिव होता है। क्या होता है? फास्ट होता है और प्रोटेक्टिव होता है। मैंने बात की थी ना, उंगली जल रही है तो अपने उसी टाइम पे हटा ली। जैसे विथड्राइंग हैंड फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी गर्म चीज से आप अपना हाथ वो तुरंत हटा लेते हो,
ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा रिफ्लेक्स आर्च, वो कौन कंट्रोल करता है भाई? रिफ्लेक्स आर्च है, ये कंट्रोल करता है आपका कौन? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो भी आपका रिफ्लेक्स आर्च है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो कौन करता है? वो करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ रिसेप्टर, जिसको अपन बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। रिसेप्टर क्या कहते हैं? कोई भी आपकी जो भी इम्पल्स होती है, सॉरी, जो भी स्टिमुलस होती है उसको कौन 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 पकड़ता है, यानी कौन रिसीव करता है? तो वो कौन करता है? आपका रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या करते हैं? जो भी स्टिमुलस है उसको रिसीव करने का काम करते हैं, और ये जो भी आपकी स्टिमुलस है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? नर्व इम्पल्स में। किसमें? नर्व इम्पल्स में। और इसी कारण से हम इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ज्यादा बार तो नहीं, ये वाला क्वेश्चन एक बार आया था। बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं भाई? रिसेप्टर को कहते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं, कोई भी स्टिमुलस को ये क्या करते हैं? जल्दी क्या करते हैं? रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? आपके नर्व इंपल्स में, फिर वो अपन ब्रेन में जाती है, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स होता है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपका पीएनएस। अभी तक अपन ने सीएनएस पूरा देख लिया, पहले पार्ट में सीएनएस का मेजर पार्ट है, उसमें अपन ने ब्रेन के बारे में पूरा देख लिया। अभी अपन ने देखा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पूरे के बारे में पूरा पढ़ा, वो हो गया सीएनएस। अब बात करते हैं पीएनएस। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो भी आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी का आपका जो भी शरीर में जो भी नर्व फैली है उसके बारे में, ठीक है। देखिए अपने जो भी पीएनएस क्या करता है, पीएनएस जो भी आपके सीएनएस है यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है उसको पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और शरीर से जो भी स्टिमुलस मिलती है उसको ब्रेन तक लेके जाने का काम करता है। क्या करता है? वो कौन करता है? पीएनएस करता है। चलिए देखिए, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पार्ट आपकी नर्वस सिस्टम का जो कनेक्ट करता है सीएनएस को बाकी की बॉडी से, ठीक है। और ये किससे मिलकर बना होता है? जो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये क्रेनियल नर्व है और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है? होती है 12 पेयर, ठीक है। और जो भी स्पाइनल नर्व है वो होती है 31 पेयर, ठीक है। पेयर जरूर बोलना भाई, जोड़ों में होती है ना, एक नहीं होती। चलिए देखिए, पीएनएस ये हेल्प करता है जो भी आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको सीएनएस तक ले जाने में, और उसमें मोटर कमांड देता है सीएनएस को, वो सीएनएस से आपके पीएनएस तक जाती है। चलिए क्रेनियल नर्व, आपकी क्रेनियल नर्व टोटल कितनी होती है? टोटल क्रेनियल नर्व, ठीक है, वो होती है आपकी टोटल कितनी होती है? क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व वो होती है 12 पेयर, 12 जोड़ी होती है। अब सभी को नंबरिंग में याद रहनी चाहिए कौन कौन सी होती है। पहले पे होती है ऑल्फैक्टरी, फिर आती है आपकी ऑप्टिक, फिर आती है ओक्यूलोमोटर तीसरे पे, चौथे पे आती है ट्रोक्लियर, फिफ्थ पे आती है ट्राइजेमिनल, सिक्स पे आती है आपकी अब्ड्यूशंस, सेवन पे आती है फेशियल, एट पे आती है वेस्टिबुलोकोक्लियर, और आपकी 9 पे आती है ग्लोसोफेरिंजियल, 10 पे आती है आपकी वेगस, 11 पे आती है सेसरी, और आपकी 12 पे आती है हाइपोग्लोसल, ठीक है। सभी को ये नंबरिंग याद होनी चाहिए। चलिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा है कि 8 क्रेनियल नर्व डैमेज हो गई तो आपको समझ में नहीं है कि भाई कौन सी है, ठीक है। वो कौन सी है? वो है आपकी वेस्टिबुलोकोक्लियर, ठीक है। चलिए देखिए तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे जो पहली है वो है ओल्फैक्टरी, जिसका काम है, फंक्शन कौन सा है? स्मेल का। ये है सेंसरी, मतलब टाइप जो मैंने आगे लिखा है सेंसरी, जो सेंसेशन, जो सिर्फ सेंसेशन पे काम करती है, ठीक है। मोटार जो आपकी क्या करती है? एक्टिविटी करती है। चलिए ऑप्टिक, ये विजन का काम करती है। ओक्यूलोमोटर आई मूवमेंट करवाती है, ठीक है। ट्रोक्लियर ये भी आपकी क्या करवाती है? आई मूवमेंट कराती है डाउन और आउट में। ट्राइजेमिनल ये फेस की सेंसेशन और च्यूइंग में मदद करती है, ठीक है। बोले च्यूइंग में मदद कौन करती है? तो वो करती है ट्राइजेमिनल। एब्ड्यूशंस ये भी आई मूवमेंट कराती है लेटरल और आउटवर्ड, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट में बात करूं, आपकी जो 7th पे आती है वो आपकी फेशियल, ठीक है। फेशियल नर्व, ये फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, टेस्ट एंटीरियर टू थर्ड टंग के लिए। वेस्टिबुलोकोक्लियर जो होती है 8 नंबर की, हियरिंग और बैलेंस का काम करती है। ग्लोसोफेरिंजियल ये टेस्ट का काम करती है, पोस्टीरियर 1/3 और स्वावलिंग का भी काम करती है। कौन सी? ग्लोसोफेरिंजियल। वेगस नर्व है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे लंबी नर्व कौन सी है तो वो है वेगस, ठीक है। ये पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल ऑफ हार्ट करती है, लंग्स और जीआईटी। ये और 11th पे है एसेसरी, ठीक है। ये शोल्डर और नेक के मूवमेंट में मदद करवाती है। हाइपोग्लोसल ये टंग मूवमेंट करवाती है, ठीक है, वो होती है 12, ठीक है। तो ये सभी को पता होना चाहिए। आगे इसके बारे में भी और देखते हैं। देखिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, इनकी एक टिप से भी कई बार क्वेश्चन आता है। स्मेल के लिए कौन सी जिम्मेदार है? आपकी क्रेनियल नर्व 1, विजन के लिए क्रेनियल नर्व 2,
और आई मूवमेंट के लिए क्रेनियल नर्व 3, 4 और 6, ठीक है। फेस के लिए वो करवाती है आपकी क्रेनियल नर्व 5 और 7। हियरिंग और बैलेंस के लिए ये सिर्फ एक ही है, वो है कौन सी आपकी क्रेनियल नर्व 8, वेस्टिबुलो कोक्लियर। स्वावलिंग के लिए आपकी क्रेनियल नर्व कौन सी हो गई, वो आपकी 9। ऑटोनोमिक कंट्रोल है वो करती है कौन, क्रेनियल नर्व 10 जो है आपकी वेगस। शोल्डर को कौन करवाती है, क्रेनियल नर्व आपकी 11। और टंग को करवाती है क्रेनियल नर्व 12 है, जो कौन है भाई, वो है आपकी हाइपोग्लोशल। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन कौन सी आपकी सेंसरी होती है, तो सेंसरी कौन कौन सी है, 1, 2 और 8 है, ठीक है। 1 वाली ऑल्फैक्टी, सेकंड वाली ऑप्टिक और 8 वाली कौन सी है आपकी जो भी वेस्टिबुलो कोक्लियर वो सेंसरी है। बाकी की मोटार है कौन सी है, वो है 3 आपकी, 4, 6 आपकी, जो भी 11 और आपकी 12 है, ठीक है, वो मोटार होती है। और बाकी की जो 5 है आपकी, जो 7 है और जो भी 9 और 10 है, ये क्या मिक्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करूं, कुछ क्विक आपके टेबल है जो आपके क्रेनियल नर्व रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। बेल्स पाल्सी, ठीक है, जो भी फेस का वन साइडेड आपका फेस का जो भी फेस है उसकी वन साइडेड जो भी पैरालिसिस है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेल्स पाल्सी बोलते हैं। फेशियल पाल्सी दोनों साइड का हो जाए उसको क्या बोलेंगे, फेशियल पाल्सी। टॉसिस ओक्यूलर मोटर नर्व है वो, उसमें आपको क्या हो जाए, वो डैमेज हो जाए तो आंखें क्या है, ड्रोपिंग ऑफ द आईलिड्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉसिस बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है, वो है वेगस। लार्जेस्ट नर्व कौन सी है, वो है ट्राइजेमिनल। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ये लंबी है और ये बड़ी है, ठीक है। टेस्ट सेंसेशन के लिए जिम्मेदार है कौन सी, फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व है 7, ठीक है। और च्यूइंग के लिए ट्राइजेमिनल नर्व है जो है आपकी कौन सी, क्रेनियल नर्व 5। और टंग मूवमेंट के लिए कौन सी है, हाइपोग्लोसल, वो है क्रेनियल नर्व आपकी कौन सी है, तो आपकी 12 है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं आपकी स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व टोटल कितनी होती है, 31 पेयर होती है, ठीक है। उसमें 8 सर्वाइकल होगी, 12 आपकी थोरेसिक होगी, 5 लंबर होगी, 5 सेक्रल होगी और 1 कोक्सियल होगी, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 31 पेयर। कितनी होगी बच्चे, 31 पेयर। 8 और 12 20, 20 और 10 30 और 1 31, ठीक है बच्चे। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं स्पाइन, जो भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाए तो उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, उसमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। अगर इंजरी हो जाए अबो C5 से तो रेस्पिरेटरी फेल्यूर है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। अगर T6 और इससे अबव की इंजरी हो जाए तो क्या देखने मिलेगा, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया देखने मिलेगा। लंबर इंजरी हो जाए तो आपको लेग पैरालिसिस देखने को मिलते हैं, ठीक है। LP भी करते हैं ना, लंबर पंक्चर करते हैं अपन, किसके लिए करते हैं, जो भी आपका एनेस्थेसिया के लिए, ठीक है। तो देखिए सेक्रल इंजरी, अगर सेक्रल की इंजरी है तो बोवेल और ब्लैडर डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। कंप्लीट इंजरी हो जाए तो कोई भी आपको फंक्शन है वो नीचे का नहीं देखने मिलेगा। इनकम्प्लीट इंजरी तो उसमें पार्शियल फंक्शन है वो आपके क्या उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करता हूं, ठीक है। दो तरह में अपना PNS है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है ऑटोनोमिक और एक होता है सोमेटिक, ठीक है। तो ऑटोनोमिक में देखिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसके आपको क्या देखने मिलेगा, इसमें नर्वस सिस्टम है वो आपका अपने आप ही काम करता है। कैसे काम करता है, अपने आप ही काम करता है, ठीक है। जैसे आपकी हार्ट बीट हो गई, ब्रीथिंग हो गई, डाइजेशन हो गया, स्वेटिंग हो गया, पिपिल साइज हो गई, ये ऑटोमेटिकली काम करती है, ठीक है। आप ये नहीं कि आप हार्ट बीट है अपने हिसाब से चलाओ, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, ठीक है। इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग इट वर्किंग, ठीक है। जब हम सो भी रहे होते हैं ना उस टाइम पे भी ये क्या करता है, काम करता रहता है। कौन सा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। चलिए देखिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के आपके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। कोई भी पूछ ले भाई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट है, तो होते हैं 2, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सा, वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो कौन सा सिस्टम है, ये है आपका फाइट और फ्लाइट सिस्टम। फाइट और फ्लाइट सिस्टम किसे कहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट। ये आपका एक्टिव होता है, ठीक है, जब हम डर जाते हैं, अपन को गुस्सा आता है या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं या फिर खतरे में होते हैं, ठीक है। जब लड़ने या मरने की बात आती है, सामने वाला अपन को मारने पे है, या हम अचानक से डर गए, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, या फिर अपन खतरे में है, तब अपन क्या देखते हैं कि बस अभी तो करना है या मरना है,
ठीक है, या तो बच जाएंगे या फिर मर जाएंगे, ठीक है, खतरे में होते हैं तो यही करते हैं, तो अपन अपनी भरपूर कोशिश लगाते हैं, जी जान लगा देते हैं, ठीक है। तो वो आपका उस टाइम पे कौन सा एक जो भी आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है वो होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चे। तो ये देखिए ये क्या करता है, ये आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ठीक है, अपन की जो भी रेस्पिरेशन रेट है उसको भी बढ़ा देता है, प्यूपिल की साइज को बढ़ा देता है, ठीक है, ये प्यूपिल है उसकी साइज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, डाइजेशन को थोड़ा स्लो कर देता है, ठीक है, और बॉडी जो भी आपकी बॉडी है वो आपकी क्या होती है, लड़ने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। तो कई बार इसके लिए एक उदाहरण भी तो देते हैं, कई बार आपके पीछे कोई कुत्ता अगर पीछे लगे है ना काटने के लिए, अगर डॉग है वो पीछे पड़ गया है काटने के लिए, तब हम भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है, तब अपन सबसे फास्ट भागते हैं, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये उदाहरण देखिए जो आपकी मोसबी में भी दे रखा है, ये सेम फोटो आपको मोसबी एनक्लेक्स में मिल जाएगा। उदाहरण देखिए, जब एक डॉग अपने पीछे पड़ जाता है तब आपका कौन सा सिंपैथेटिक कौन सा सिस्टम है एक्टिव हो जाता है, वो होता है कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये रिलीज करता है आपका कौन सा, एसीटीएच और एडीएच को, ठीक है। एडीएच से आपको जो भी यूरिन वो कम लगेगा बाकी का, ठीक है, पानी उसका, ठीक है, और एसीटीएच है ये आपका क्या है, आपका जो भी हार्मोन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज शरीर के लिए बढ़ाएगा, ठीक है, सलाइवेशन को ये बाकी में आपको कम देखने मिलेगा, डाइजेस्टिव सिक्रेशन से वो घट जाएंगे, रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, आपकी हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी, और आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। किडनी एड्रिनल मेडुला है, ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन वो उस पर काम करेंगे, ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉइड का लेवल है वो बढ़ जाएगा, लीवर ग्लूकोज रिलीज करेगा, मसल्स टेंशन से वो इंक्रीज हो जाएंगे, और प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएंगे। ये आपको कहाँ पे देखने मिलता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखने मिलता है बच्चे, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक। वो तो अभी सिंपैथेटिक का मतलब है जब आप खतरे में हो, जब आप खतरे में हो, जब आप पे जान पे बनी है, ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा डर जाओ या बहुत ज्यादा गुस्से में हो, उस वाली कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टिव होता है। जब आप आराम से हो, खाना पीना खा के आराम से मस्त चैन से लेट रहे हो, आराम कर रहे हो, तब आपका कौन सा सिस्टम एक्टिव होता है, वो होता है पैरासिम्पैथेटिक। इसको अपन क्या बोलते हैं, अरे खाओ पियो, मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, ठीक है। ऐसा कौन सा आपका जो भी ऑटोनोमिक सिस्टम है आपका तैयार रहता है, काम करता है जब आप रेस्ट और डाइजेस्टिव पे हो, तो वो कौन सा आता है आपका पैरासिम्पैथेटिक। दिस सिस्टम वर्क व्हेन यू आर रिलैक्स्ड एंड काम। जब अपन रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं, तो उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ये हार्ट बीट को स्लो करने का काम करता है, ठीक है, ब्रीथिंग है इसमें वो नॉर्मल बन जाती है, डाइजेशन है वो भी आपका नॉर्मली काम करता है, बॉडी इसमें एनर्जी को बचाने का काम करती है, और हम इसमें रिलैक्स फील है वो महसूस करते हैं, किसमें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं, जैसे आफ्टर ईटिंग फूड एंड लाइंग डाउन दिस सिंपैथेटिक इज एक्टिव। जब हम खाना खा लेते हैं और आराम से लेट जाते हैं, अपनी बॉडी विश्राम की अवस्था में रहती है, रेस्ट की अवस्था में रहती है, तब आपका पैरासिम्पैथेटिक जो भी आपका सिस्टम है वो काम करता है, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट मैं बात करता हूं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दो सिस्टम होते हैं पैरासिम्पैथिक जो आपका है ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, कौन से, एक तो होता है ऑटोनोमिक, जो बॉडी अपने आप ही करती है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, ठीक है, शरीर अपने आप ही कर रहा है, वो होता है ऑटोनोमिक, ऑटोमेटिक हो रहा है, वो है ऑटोनोमिक, आपको करना पड़ता है, आपका शरीर पे कंट्रोल है, वो होता है सोमेटिक। जैसे मैं इस पेन को पकड़ रहा हूं, सोमेटिक है, ये अपने आप तो नहीं हो रहा ना, सोमेटिक मेरे करने से हो रहा है। तो देखिए हाँ जी, सोमेटिक नर्वस सिस्टम ये पार्ट आपकी नर्वस सिस्टम का, और कंट्रोल करता है वॉल्यूंटरी एक्शन, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर रहा हूं, किसके कारण से, सोमेटिक नर्वस सिस्टम के कारण से। जब मैं वॉक करता हूं, या जब मैं कुछ लिख रहा हूं, रन, स्पीक या मूव हैंड, अपने हाथ पैर को हिला रहा हूं, घूम रहा हूं, भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, उछल कूद कर रहा हूं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम से हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो वॉल्यूंटरी एक्शन है, जो मैं करना चाहता हूं वो कर पा रहा हूं, ठीक है। जब मेरा ब्रेन ये चाहता है कि हाँ मैं ये पेन को पकड़ूं, मैं अब लिखूं, तो मैं वो कर पा रहा हूं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, बॉडी जब मेरा दिमाग चाह रहा है तो वो मैं कर पा रहा हूं, ठीक है। चलिए
तो इसमें देखिए सोमेटिक का मतलब क्या है, वॉल्यूंटरी है और कॉन्शियस कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूंटरी है और कॉन्शियस कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए अब मेन फंक्शन क्या है आपके सोमेटिक नर्वस सिस्टम के, जो भी आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसका मुख्य काम क्या है भाई। तो देखिए इसका पहला काम है सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन मतलब फीलिंग्स, कोई भी आपका जो भी कैरी करता है मैसेज को, जो सेंस ऑर्गन, ठीक है, वो लेके जाता है कहाँ, ब्रेन तक। यानी कुछ ठंड लगी, दर्द हुआ, गर्मी लगी, ठंडा लगा, कुछ भी हुआ, तो उस वाली कंडीशन में वो सेंसेशन दिमाग तक जाएगा, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं सेंसरी फंक्शन, ठीक है। तो जैसे अगर आपने हाथ, मैंने बोला कि हॉट ऑब्जेक्ट तक आपने टच किया, ठीक है, और गर्म, आपको दिमाग को लगा कि ये क्या हो, अरे ये तो कुछ गर्म फील हो रहा है, आप वहां से हाथ हटाइए, ठीक है। तो होता है सेंसरी फंक्शन होता है वहां पे, ठीक है। याद कीजिए मैंने रिफ्लेक्स में बताया था कि मैं रिफ्लेक्स का मतलब होता है ये लगा गर्म, ये हटा लिया, वो होता है रिफ्लेक्स, ठीक है। उसी तरीके से चलिए मोटर फंक्शन होता है मूवमेंट, मतलब कि मेरे दिमाग तक बात गई, मेरे दिमाग तक बात क्या गई, अरे भाई कुछ गर्म लग रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो दिमाग बोलेगा भाई हटाओ, क्या कर रहे हो वहां पे, कैरीज मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स, कॉज मसल्स मूवमेंट, ठीक है। जैसे मेरे हाथ पे कुछ गर्म लगा तो मेरा हाथ वापस इधर आया, तो वो मतलब दिमाग से तो करवा रहा है मेरे, ठीक है। मेरे दिमाग ने बोला कि भाई हाथ हटा वरना जल जाएगा, ठीक है। तो ब्रेन से मूव हैंड मसल्स मूव, ठीक है बच्चे। चलिए ठीक है, तो ये था आपके नर्वस सिस्टम का शॉर्ट रिव्यू। आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर इस क्लास को अगर आप देख रहे हो तो लाइक कीजिए। कोई भी आपका अगर दिमाग में डाउट है या कुछ भी क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।